Assalamu alaikum, all of you. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is me, Mohammad Hassan Chauhan, your science teacher. आज हम साइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साइंस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनका बैकग्राउंड क्या है साइंस से और इनकी डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट से हम डेफिनेशंस भी बना सकें। और आपको पता है जो चीज़ कॉन्सेप्शनली पढ़ी हुई होती है तो वो हमें लॉन्ग टर्म याद रहती है। सिर्फ डेफिनेशन देखने से फिर हम रट्टा लगाते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और बेसिक कॉन्सेप्ट से कि साइंस जो है वो कैसे वजूद में आई। चलें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्लाह पाक ने जब ये सारी दुनिया बना दी थी, दुनिया बनाने के बाद अल्लाह पाक ने इस रूहे ज़मीन पर अल्लाह पाक ने इंसान को भेजा, यानी कि हर चीज़ को मुकम्मल बनाकर फिर अल्लाह पाक ने इंसान को इस ज़मीन पर भेजा। ठीक है, अब जब इंसान इस ज़मीन पर आया तो अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस ज़मीन पर भेजा हुआ है। तो इंसान जो है वो ख़ामोश नहीं रहता है, वो कुछ न कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो जैसे इंसान यहाँ ज़मीन पे आया तो इंसान ने सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो इंसान ने माउंटेन्स को देखा। माउंटेन्स का मतलब होता है कि पहाड़ों को देखा। ठीक है, ये बड़े बड़े पहाड़ जो है ये कैसे बने, यानी कि इतनी सारी मिट्टी जो है वो एक जगह पर कैसे इकट्ठी हो सकती है। इंसान का दिमाग जो है वो कैसे साइंस की तरफ गया, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके दिमाग में ये सवाल चल ही रहा था कि ये माउंटेन कैसे बने, एक जगह पे इतने पत्थर जो है वो कैसे जमा हो गए, एक ही जगह पे इतनी मिट्टी कैसे जमा हो गई। ठीक है, फिर आगे जब इंसान चला तो फिर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल उसने फायर देखी, आग देखी। ठीक है, जैसे उसने फायर देखी तो उसके माइंड में फिर से एक सवाल जो है वो आ गया कि इस फायर में, यानी कि आग में, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये जल भी रही है और जब इसमें कोई चीज़ हम फेंकते हैं या फिर हाथ लगाते हैं तो ये हमें जलाती भी है। आखिर कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है, क्या चीज़ है इसके अंदर जिसकी वजह से ये हमें जो है वो जलाती है और इसके अंदर बर्निंग की प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है, चलें, ये सवाल इंसान के माइंड में था। फिर जब वो थोड़ा आगे चला फिर उसने वाटर को देखा, पानी को देखा। पानी को जब उसने देखा तो उसके माइंड में फिर से एक सवाल आ गया कि ये पानी जो है ये कहाँ से आता है, इसका सर्कल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आखिर किस चीज़ से बनकर ये पानी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर उसने देखा कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनी हुई है, इसकी शेप जो है वो कैसी है। जैसे ये फ्लैट है यानी कि सीधी सीधी है या फिर ये राउंड है, ये बड़े सवालात है। ठीक है, कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है या फिर राउंड है, इसके माइंड में ये जो है वो सवाल चलना शुरू हो गए। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ा, आगे जब उसने ज़िंदगी गुजारी तो इसकी नज़र आसमानों पर भी जा पड़ी। उसने सन को देखा यानी कि सूरज को देखा। सूरज को देखते ही उसके माइंड में सवाल आ गया कि ये क्या चीज़ है, ये दिन होता है तो ये ऊपर आ जाता है और इसकी वजह से जो है दिन हो जाता है, रोशनी आ जाती है, और फिर ये जब गुरूब होता है तो फिर अंधेरा हो जाता है, और फिर ये रात के टाइम पर कहाँ चला जाता है, ये क्या चीज़ है। इसके दिमाग में फिर ये सवाल चलने शुरू हो गए। फिर उसने स्टार्स को देखा,
ऐसे इसने इंसान ने ज़मीन पर आकर बहुत सारी चीज़ों को उसने देखना और परखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो भी मैंने लिखी हैं, माउंटेन, फायर, वाटर, अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है? यानी कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे इंसान ने स्टार्ट में ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया कि ये माउंटेन क्या होता है, फायर क्या होती है, वाटर क्या होता है, अर्थ क्या होती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, और ये फ्लैट है या फिर राउंड है, सन, स्टार्स। जब इन सारी चीज़ों को इंसान ने ऑब्ज़र्व किया, तो ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने तजर्बात करना शुरू कर दिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है? ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इंसान को जो है ना, वो उसको जवाबात मिलने शुरू हो गए कि ये सारी चीज़ें क्या-क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बने, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जब भी किसी भी चीज़ की ऑब्ज़र्वेशन और प्लस में एक्सपेरिमेंट की जाती है, तो जब इन्होंने देखा कि जब भी हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, इन नेचुरल चीज़ों की जब भी हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और उन पर तजर्बात करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ कौन सा वर्ड है? सिंशा, ठीक है? उन्होंने इस सिंशा वर्ड को देखा, जिसका मतलब क्या था? नॉलेज, जिसका मतलब था नॉलेज। तो उन्होंने इस ग्रीक वर्ड को देखा, और इस ग्रीक वर्ड को उन्होंने ग्रीक वर्ड सिंशा से साइंस वर्ड को डिस्कवर किया, ठीक है? उन्होंने साइंस वर्ड को डिस्कवर कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नेचर की चीज़ों पर ऑब्ज़र्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट की जाती है, तो इनकी स्टडी को ग्रीक में सिंशिया कहा जाता है, और सिंशिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ठीक है? फिर इसी सिंशिया वर्ड से उन्होंने साइंस वर्ड को ड्राइव कर लिया। अब साइंस की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनेगी? बिल्कुल एज़ इट इज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। कैसे? कि भाई द स्टडी ऑफ, अब स्टडी यानी कि जैसे कि हमने इनकी स्टडी की, कैसे स्टडी की? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो क्या हैं? नेचर की चीज़ें हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन, किस बुनियाद पर इनकी स्टडी हमने की थी? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेप्शनली डेफिनेशन यहाँ पे बन जाती है साइंस की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस की डेफिनेशन जो है यहाँ पे हमने कॉन्सेप्शनली बना ली, रट्टा नहीं मारा है, ठीक है। कि स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने साइंस को डिस्कवर कर लिया कि साइंस का मतलब क्या होता है। नेचर की स्टडी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता से टाइम चेंज होता गया, जब इंसान जो है वो आगे बढ़ता गया, तो फिर उन्होंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि नेचर जो है ये तो बहुत वसी और आला है, ये बहुत बड़ी कायनात है। इन सब की जो स्टडी है वो एक सिंगल साइंस के तौर पर हम उनको नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने क्या किया? इन सारी चीज़ों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने इन चीज़ों को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। कौन सी कैटेगरीज़? एक उन्होंने बनाई नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी बना दी उन्होंने, नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी, और दूसरी उन्होंने बना दी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी, ठीक है। यानी कि इनकी स्टडी करने के लिए
भाई जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की कैटेगरी बना दी, ठीक है, मतलब दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने जो नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी थी उसको उन्होंने नाम दे दिया, कौन सा नाम दे दिया इन्होंने? दिस इज़ फिज़िकल साइंस, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने फिज़िकल साइंस का नाम दे दिया, और जो लिविंग थिंग कैटेगरी थी उसको उन्होंने जो है वो बायोलॉजिकल साइंस का नाम दे दिया। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है और फिज़िकल साइंस क्या होती है इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। फिज़िकल साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग is called physical science. Non living thing is called फिज़िकल साइंस, ठीक है। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिवाइड की दो कैटेगरीज में, ठीक है। फिर लिविंग थिंग की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या हो जाएगी भाई? स्टडी ऑफ, सॉरी, बायोलॉजिकल साइंस की क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग यहाँ पे मैंने लिखा है, तो लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इनको देख लें, ठीक है। इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, फिर जब इन्होंने साइंस को इतना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, नॉन लिविंग थिंग्स को अलग कर दिया और लिविंग थिंग्स को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने जब सारी चीज़ों की स्टडी करना स्टार्ट की कर दी, तो मज़ीद उन्होंने फिर जो है ना वो उनको कन्फ्यूजन हो रही थी कि भाई जब नॉन लिविंग थिंग्स पर अगर देखें तो बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कायनात में मौजूद हैं, जिनको हम एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर हम इनको नहीं पढ़ सकते। तो इनको उन्होंने मज़ीद जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब मज़ीद उन्होंने डिवाइड कैसे किया? उन्होंने कहा कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से एक आ जाता है सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये किसके हैं? नॉन लिविंग थिंग यानी कि फ़िज़िकल साइंस के हैं। अब अगर हम फ़िज़िक्स को देखें तो फ़िज़िक्स में उन्होंने किस चीज़ की स्टडी रखी? उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स में जस्ट हम किसकी स्टडी करेंगे भाई? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स में सिर्फ हम दो चीज़ों की स्टडी करेंगे, एक इसका मैटर और बाकी दूसरा एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी क्या होता है वो हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने केमिस्ट्री की बात की, तो फिर उन्होंने कह दिया कि केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करेंगे भाई? स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है भाई। मैथ्स में किस चीज़ की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस आप कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा, और जियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोलॉजी में किसकी स्टडी होती है भाई? स्टडी ऑफ गैलेक्सी। अब मैं यहाँ पे गैलेक्सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल साइंस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस को उन्होंने मज़ीद जब डिवाइड किया तो बायोलॉजिकल साइंस में उन्होंने एक बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा, बायोलॉजी के साथ साथ उन्होंने जूलॉजी को रख दिया, ठीक है, और फिर बॉटनी को उन्होंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, BOTANY। अब हमें पता है कि बायोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ लाइफ,
ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ हम कहते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, जूलॉजी में किसकी स्टडी होती है? हमें पता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम जो है जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी किसकी स्टडी को कहते हैं? हम स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब इस तरीके से जो है हमारे सारे सब्जेक्ट्स और हमारी साइंस जो है वो वजूद में आ गई। उनको जो है चीज़ों को मज़ीद उन्होंने जो है ना वो डिवाइड किया। अब देखें, अब यहाँ तक तो उन्होंने डिवाइड किया, इससे भी और भी उन्होंने जो है ना इन चीज़ों को वो काफ़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो पोर्शन है वो क्या है? वो हमारा पोर्शन है फिज़िक्स को। ठीक है, पहले हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ अ फिज़िक्स। तो हमें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, फ़िज़िक्स का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। फ़िज़िक्स जो है वो फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है, यानी कि हम कह सकते हैं फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब इसमें स्टडी किसकी की जाती है? विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मैटर एंड एनर्जी एंड along with the interaction between them, along with the interaction। interaction का मतलब क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, along with the interaction between them, किन चीज़ों के बीच का इंटरेक्शन कहा जा रहा है? एक मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ? एनर्जी के साथ। ठीक है, एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन क्या है? आपने फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी ना, आइंस्टाइन की, E = mc²। ठीक है, ये इक्वेशन हमें बताती है मैटर और एनर्जी का रिलेशन। भाई, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो मैटर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो मैटर जो है, व्हाट इज़ अ मैटर? भाई, मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें थोड़ा सा मास होता है और वो जगह कवर करता हो। अब आप देखें, हमारे इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसी हैं कि वो मैटर हैं, वो थोड़ी से थोड़ी लेकिन जगह जो है वो कवर ज़रूर करती हैं। तो मैटर की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो हम कैसे लिखेंगे कि सर, एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसके पास मास हो, यहाँ पे थोड़ा सा वजन हो। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड कवर सम स्पेस, और वो थोड़ी सी जगह कवर करे, मास हो और थोड़ी सी जगह कवर करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अच्छा, मैटर की तीन हमारे पास जो है वो स्टेट्स होती हैं, जो कि फेमस स्टेट हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, फोर्थ इज़ प्लाज्मा, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया मैटर। अच्छा, अब एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ एनर्जी। एनर्जी इज़ एक्चुअली, एनर्जी है, इसको हम लिखते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी। ये एक कैपेसिटी है, एबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये किसी भी बॉडी की कैपेसिटी है जो कि
काम करने के कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है जी, यहाँ पे एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पास हीट एनर्जी होती है। ठीक है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर सिवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी आपने सुनी होगी। ठीक है जी, के ई। पोटेंशियल एनर्जी आपने सुनी होगी, पी ई। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सुनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड विंड एनर्जी एंड ई टी सी, बहुत सारी हैं जो कि मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिख सकता। ठीक है, अब ये है हमारा साइंस का इंट्रोडक्शन और फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। फिज़िक्स में दरअसल हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है इसकी स्टडी करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।